हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। एक बार पुनः आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। देखिए, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डबल सर्कुलेशन यानी कि द्विपरिसंचरण। देखिए, जो सर्कुलेशन का प्रीवियस वीडियो था यानी कि वीडियो नंबर 2 जो था, उसमें मैंने डिस्कस किया था कि हृदय की जो आंतरिक संरचना होती है वो कैसी होती है और क्या क्या पार्ट उसमें पाए जा रहे थे और कैसे कैसे वो वर्क कर रहे थे। आपने देखा था कि हमारी जो हृदय होती है उस हृदय में 4 चैम्बर्स, राइट आर्टिकल्स एंड राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट आर्टिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ये 4 चैम्बर्स थे। यानी कि 2 आलिंद ऊपर और नीचे 2 नीले नीले थे। ठीक है, आपने जाना था ये सब काम क्या कर रहे थे। देखिए, डबल सर्कुलेशन पे सीधे हम आपको आते हैं, टॉपिक इसी को समझाते हैं। देखिए, डबल सर्कुलेशन क्या है कि इसमें आपके शुद्ध और अशुद्ध खून जो होते हैं वो मिलते नहीं है। ठीक, यानी कि हम लोगों के शरीर के अंदर जो ब्लड की सप्लाई हो रही है, किसकी, खून की जो सप्लाई हो रही है, रुधिर की जो सप्लाई हो रही है, इस खून की सप्लाई में कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन वाले खून कहीं नहीं मिलते हैं। ठीक, यानी कि हृदय से जब भी ये पास करते हैं आपस में मिलते नहीं है। इस कारण जो सर्कुलेशन होता है वो काफी क्या होता है, प्रभावशाली होता है। इसमें ये समझना हम लोगों को कि जो आपके हायर एनिमल्स हैं, खासकर आपके यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं अवीज एंड मैमल्स, यानी कि जो पक्षी वर्ग हैं और जो आपके स्तनधारी हैं, इन दोनों तरह के जीवों में अपने शरीर के टेम्परेचर को फिक्स रखने के लिए यानी कि इसे बनाए रखने के लिए इन्हें निरंतर ऊर्जा की जरूरत होती है। ध्यान देना कि जो आपके एवीज होते हैं यानी कि पक्षी वर्ग होते हैं और जो आपके स्तनधारी होते हैं, इन दोनों को अपने शरीर की टेम्परेचर को फिक्स बनाए रखने के लिए इन्हें अधिक मात्रा में क्या होती है, ऊर्जा की जरूरत होती है। क्योंकि इनके शरीर की टेम्परेचर जो होती है हर वक्त एक जैसी बनी रहती है। ठीक है ना। तो ये ऊर्जा तभी बनेगी जब ऑक्सीजन क्या होगी, अच्छी मात्रा में पहुंचेगी। तो ऑक्सीजन को अच्छी तरह बॉडी में पहुंचाने के लिए क्या है कि हम लोगों में डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। इसीलिए हृदय में 4 चैम्बर्स बनी हुई हैं। इस 4 चैम्बर्स के द्वारा ही जो सर्कुलेशन होता है वो सर्कुलेशन काफी इफेक्टिव होता है, यानी कि काफी प्रभावशाली होता है। आप देख सकते हैं डबल सर्कुलेशन में कि कोई भी रक्त है, उस रक्त का शरीर के अंगों तक पहुंचने के लिए हृदय से 2 बार उसे गुजरना पड़ता है। यानी कि एक चक्र में, हृदय के एक चक्र में रुधिर को शरीर के अंगों तक पहुंचने के लिए, ठीक, रुधिर को शरीर के अंगों तक पहुंचने के लिए हृदय से 2 बार गुजरना पड़ता है। इसे ही हम लोग डबल सर्कुलेशन कहते हैं। आप पहली बार देख रहे हैं कि जो भी खून आपकी कहाँ आती है, राइट आर्टिकल में आती है। राइट आर्टिकल में कौन सी ब्लड आ रही है, CO2। राइट आर्टिकल में जो भी ब्लड आता है कार्बन डाइऑक्साइड खून, अशुद्ध खून यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ध्यान देना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून। कौन सा खून, CO2 वाले खून को हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड वाले खून कहते हैं, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आती है, तो ब्लड जब आता है तो ये क्या होते हैं, इसके संकुचन से जो ब्लड होता है किसमें आ जाता है भाई, राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। पुनः क्या होता है कि राइट वेंट्रिकल सिकुड़ता है। तो जब ये सिकुड़ता है यानी कि इसमें संपर्कुंचन होता है, ठीक, सिकुड़न होता है, तो इसका ब्लड जो है किसमें पंप हो जाता है, मालूम है आप सभी को। मैंने बताया है इंटरनल स्ट्रक्चर में, याद कीजिए क्या है, पल्मोनरी एओर्टा। क्या है, पल्मोनरी एओर्टा। तो ये जो नीले से एक नली पाइप यहां निकल रही है, इससे हम लोग क्या कह रहे हैं, पल्मोनरी एओर्टा। ठीक, पल्मोनरी एओर्टा मैंने बताया था। पल्मोनरी जो है पल्मोन शब्द से जुड़ा हुआ है, यानी कि फेफड़े से जुड़ा हुआ है। ये एओर्टा कहां से निकलती है आपकी, पल्मोनरी एओर्टा राइट वेंट्रिकल से, और इसमें CO2 वाला खून पंप हो जाता है। अब ये CO2 वाला जो खून होता है यानी कि अशुद्ध खून, डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है, ये पल्मोनरी एओर्टा द्वारा, पल्मोनरी एओर्टा आगे चल के पल्मोनरी आर्टरी बनाएंगी, पल्मोनरी धमनी बनाएंगी। इस पल्मोनरी धमनी द्वारा ब्लड जो है कहां पहुंच जाएगा, लंग्स में पहुंच जाएगा। कहां पहुंचेगा, लंग्स में पहुंचेगा, यानी कि फेफड़े में। ये जो बना हुआ है इन ब्रैकेट किया हमने, ये आपकी लंग्स हैं। क्या है, लंग्स हैं, यानी कि फेफड़े हैं। ठीक है ना। ये जो इन ब्रैकेट में लिखा है इस पूरी स्ट्रक्चर को, ये क्या है, लंग्स की स्ट्रक्चर है।
आप जानते हैं कि ब्लड आप कहाँ पहुंच गया, जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है वो कहाँ पहुंच गया, लंग्स के अंदर आ गया। चलिए CO2 वाला ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। देखिए इसका क्या काम है, इसीलिए यहाँ ये पहुंचा है, शायद इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड आपके लंग्स में पहुंचा है, जिससे कि ब्लड से आपकी कार्बन डाइऑक्साइड निकल सके, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड निकल सके और इसमें ऑक्सीजन आ सके। आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा था, जहां पर हमने ब्रीदिंग के टॉपिक में मैंने आपकी गैसियस एक्सचेंजिंग बताया था, गैसीय विनिमय बताया था, जिसमें वायु कोष्ठक और रुधिर नलिकाएं जो थी, रुधिर केशिकाएं जो थी, उनके बीच गैसों का विनिमय हो रहा था। ठीक, वायु कोष्ठक से जो ऑक्सीजन था वो कैपिलरी के अंदर खून में आ जा रहा था, और खून कैपिलरी के अंदर जो खून है उसमें जो उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड था वो निकल के आपकी क्या वायु कोष्ठक में चला जा रहा था। तो इस कंडीशन को हमने क्या कहा था, गैसीय विनिमय कहा था, गैसेस एक्सचेंजिंग कहा था। गैसेस एक्सचेंज हो रहा था, वहां पर गैस का आदान प्रदान हो रहा था। तो वायु कोष्ठक, दोनों फेफड़े के समस्त वायु कोष्ठक में क्या होगा कि अब ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड गया है वो क्या होगा, गैसीय विनिमय होगी प्रक्रिया। तो इस सभी रुधिर जो केशिकाएं हैं इससे क्या होगा, क्या होगा भैया, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकल जाएगा, आपके कहां आ जाएगा, लंग्स में। यही चीजें मैंने लिखा है, सारी जो खून है उस खून से आपके कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा और वायु कोष्ठक में आ जाएगा, फिर बाहर निकलेगा शरीर से। उसी तरह आपके जो वायु कोष्ठक में ऑक्सीजन थे वो ऑक्सीजन कहां चले जाते हैं, यहां चले जाते हैं। ठीक, इसमें आ जाते हैं कैपिलरी नेटवर्क के, यानी कि पल्मोनरी कैपिलरी जो है, ठीक, उसके खून में आ जाते हैं। और इस खून में क्या होती है, Hb होती है, यानी कि हीमोग्लोबिन होती है, ये भी आपने सीखा हुआ है। तो हीमोग्लोबिन जो होती है ये क्या करती है, ऑक्सीजन के अणुओं को अपने साथ बांध लेती है ना, क्या करती है, हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के अणुओं को अपने साथ बांध लेती है, और बांधने के बाद क्या बना रही है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना रही है। क्या बनाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना रही है। अब ये खून जो होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन वाला खून, यानी कि ऑक्सीजन वाला जो खून होता है वो सीधे चला आता है कहाँ, एक यहाँ चला रहा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन वाला जो ब्लड है कहाँ आ जा रहा है, इसमें आ जा रहा है, ठीक है ना। तो इसमें ऑक्सीजन वाला खून आ जाता है, और फिर ये ऑक्सीजन वाला खून जो है इसमें चला आता है आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में चले आते हैं। ऑक्सीजन वाले खून जो है कहाँ चले आते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल में चले आ रहे हैं। अब लेफ्ट वेंट्रिकल जब भी इस स्टोल में होता है, मतलब सिकुड़ता है, संकुचन होता है, या फिर संकुचन होता है, तो इसका ब्लड जो है इसमें पंप हो जाता है। जिस नली में पंप होता है उसमें हम लोग क्या खाते हैं, एओर्टा खाते हैं। एओर्टा कहाँ जाती है, शरीर के विभिन्न भागों में जाती है ना। तो इससे शुद्ध खून निकल रहा है, किसके द्वारा पंप हुआ, लेफ्ट वेंट्रिकल द्वारा। कहाँ से आया, लंग्स से आया। तो ये खून इस नली में आता है एओर्टा में। अब एओर्टा जो होती है बहुत सारी आर्टरी बनाती हैं और शरीर के विभिन्न अंगों में आपके खून को लेके जाती हैं। तो इस तरह जो ऑक्सीजन वाला खून है क्या, एओर्टा और फिर आर्टरी द्वारा क्या है कि बॉडी के डिफरेंट जो ऑर्गन है, यानी कि जो हमारे विभिन्न अंग हैं, उन विभिन्न अंगों तक पहुंच जाती है। क्लियर, डाउट है किसी को? चलिए समझ में आ गया कि एओर्टा द्वारा जो ऑक्सीजन वाला ब्लड आ रहा है वो कहां जा रहा है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट में, ठीक है। और ऑक्सीजन जो होगा अब यहाँ आ रहा है। चलिए आपके क्या है, आर्गन है, तो ऑक्सीजन जो भी आ रहा है इस कैपिलरी से ऑक्सीजन निकल जाएगा, कहां पहुंच जाएगा, आर्गन में पहुंच जाएगा। कैपिलरी के ब्लड से ऑक्सीजन निकल जाएगा और आर्गन में आ जाएगा। आर्गन अपना लेकर, आर्गन की जो सेल्स होती हैं वो लेकर ऑक्सीजन को आपके शोषण करेंगी, ठीक, ऊर्जा बनाएंगी, और उसके फलस्वरूप जो इस प्रक्रिया से आपकी कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, और जो भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा वो कहां आ जाएगा, फिर इस कैपिलरी नेटवर्क में आ जाएगा, ठीक। तो फिर इस कैपिलरी नेटवर्क में आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां से इस कैपिलरी नेटवर्क के ब्लड से आपकी वेन बनेगी। वेन क्या बनाई है, वेन आपकी खुल जा रही है, किसमें, वेना केवा में, यानी कि महाशिरा में खुल जा रही है। और महाशिरा इस कार्बन डाइऑक्साइड वाले खून को, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अशुद्ध खून को ये लेके चली जाएगी कहां, फिर इसमें। तो इस तरह आपने देखा क्या कि जो खून आपके यहां से स्टार्ट हुई थी, है ना, जो खून आपके यहां से स्टार्ट हुई थी वो कहां, हृदय से इस, यानी कि दाएं भाग से निकल के आपके कहां पहुंची, दाएं आपके जो चैंबर्स होते हैं उससे निकलकर आपके लंग्स में पहुंचे। लंग्स में इसका प्यूरिफिकेशन हुआ, शुद्धिकरण हुआ, और खून में ऑक्सीजन आया, ठीक, HbO2 बना, यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना, और फिर ये खून जो हुआ कहां आ गया, बाएं भाग में आ गया, ठीक है, लेफ्ट भाग में आ गया। लेफ्ट चैम्बर जो था उसको पंप कर दिया किसमें, एओर्टा, और एओर्टा आर्टरी बनाती है और बॉडी के डिफरेंट पार्ट में क्या करती है, ब्लड को लेके जाती है, ठीक। और डिफरेंट पार्ट जो होती है वो ऑक्सीजन को ले लेते हैं और अपना शोषण करते रहते हैं। तो इस तरह आपने देखा कि जो भी ब्लड है
उस ब्लड का अंगों तक पहुंचने के लिए हृदय से 2 बार, जो भी ब्लड है, खून है, उस खून का अंगों तक पहुंचने के लिए हृदय से 2 बार क्या करना पड़ता है, निकलना पड़ता है, पास करना पड़ता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन कहते हैं। और डबल सर्कुलेशन ही आपकी क्या करती है, सर्कुलेशन को काफी इफेक्टिव बनाती है, यानी कि शुद्ध और अशुद्ध खून को क्या करती है, अलग रखती है, मिलने नहीं देती है। इसी वजह से सर्कुलेशन जो होता है वो काफी इफेक्टिव होता है। और जितने भी हायर एनिमल्स हैं, जैसे अबीज हो गया, यानी कि पक्षी वर्ग हो गए, पक्षियों में और मनुष्यों में, इनके अपने शरीर की टेम्परेचर को स्थिर बनाए रखने के लिए, एक जैसा बनाए रखने के लिए इन्हें ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है। तो ऑक्सीजन ज्यादा इन्हें सप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो ऊर्जा बनेगी। बट फिश में क्या देख सकते हैं हम लोग, मछलियों में आपके हृदय में आपके 2 ही चैम्बर्स होते हैं, ठीक, 2 ही चैम्बर्स होते हैं। यानी कि जो भी हृदय खून पंप करती है, एक तो आपकी क्या हुआ कि बॉडी के भागों से ब्लड जो हो गया किसमें आ गया, ठीक, किसमें आ गया, आर्टरीज में, और फिर किसमें चला गया, वेंट्रिकल्स में चला गया। तो ये वेंट्रिकल वाला ब्लड जो होता है वो सीधे पंप कर दिया जाता है कहाँ, गिल्स पर। कहाँ पंप कर दिया जाता है, गिल्स पर। और गिल्स पर ही आपने बताया था कि गैस इवन में होता है मछलियों में। तो गिल्स के पास जब जाता है तो जो इस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है और ऑक्सीजन जो है इस ब्लड में आ जाता है गिल्स पर, और ये ऑक्सीजन जब इसमें आ जाता है खून में, तो यही खून जो है ऑक्सीजन वाला खून ये अंगों तक चला जाता है, ठीक है ना। तो आपकी फिश में आप क्या देख रहे हैं, सिंगल सर्कुलेशन पाई जा रही है। क्या पाई जा रही है, फिश में आपकी सिंगल सर्कुलेशन पाई जा रही है ना। अभी एंड हम लोगों में क्या है कि डबल सर्कुलेशन पाई जा रही है, ठीक। तो ये चीज हम लोगों को याद रखना है डबल सर्कुलेशन में। चलिए एक टॉपिक और आपको हम पढ़ाते हैं हृदय से संबंधित। आपने पढ़ा हुआ है हृदय की जो कार्यप्रणाली थी, यानी कि जो हृदय की वर्किंग थी, क्रियाविधि थी, उसमें आपने क्या देखा था, 2 फेज उससे गुजरते थे, एक सिकुड़न की और एक अनुशीतलन की, यानी कि एक सिकुड़ने की और दूसरी फैलने की। देखिए हृदय की जो वर्किंग होती है, उस वर्किंग में इसको हम लोग दूसरी चीजों से जान सकते हैं। देखिए 2 शब्द हम आपको बता रहे हैं उसकी वर्किंग से। एक जो पहली शब्द है वो सिस्टोल, क्या है, सिस्टोल है, एंड सेकंड जो है वो डायस्टोल है। 2 शब्द आपको ध्यान में रखना है, एक सिस्टोल और दूसरा डायस्टोल। देखिए सिस्टोल एंड डायस्टोल क्या होते हैं, दोनों में अंतर होता है। सिस्टोल को हम लोग कहते हैं कि हृदय के जो चैम्बर्स हैं, उन चैम्बर्स का सिकुड़ना ये क्या सिस्टोल है। हमारे जो हार्ट है, उस हार्ट के जो चैम्बर्स हैं, उस चैम्बर्स का क्या सिकुड़ना ही क्या है, सिस्टोल होता है। आप देख सकते हैं कि दोनों आर्टिकल्स सिकुड़ते हैं तो उसका ब्लड जो है वो पंप हो जाता है वेंट्रिकल में। बट वेंट्रिकल जब क्या करते हैं, सिकुड़ते हैं तो उसका ब्लड जो होता है वो पंप हो जाता है पल्मोनरी आर्टरी एंड एorta में। तो जो ये 4 चैम्बर्स हैं, इन 4 चैम्बर्स का सिकुड़ना यानी कि प्रकुंचन ही क्या है, आपके सिस्टोल कहलाता है, ठीक। यानी कि इन सिस्टोल की वजह से, दोनों वेंट्रिकल की सिस्टोल की वजह से, राइट वेंट्रिकल की सिस्टोल की वजह से आपका ब्लड लंग्स में जा रहा है, ठीक, जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल के सिस्टोल से आपका क्या है, ब्लड जो है वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जा रहा है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, डायस्टोल क्या है, अनुशीतलन। डायस्टोल में क्या होता है कि जो हमारे 4 चैम्बर्स होते हैं वो अपने पूर्व अवस्था में रिटर्न आ जाते हैं। डायस्टोल में क्या होता है कि हमारे जो 4 चैम्बर्स होते हैं वो क्या होते हैं, अपने पूर्व अवस्था में रिटर्न आ जाते हैं। इसमें देखते हैं कि जब ये आपके डायस्टोल में आते हैं, मतलब पूर्व अवस्था में फैलते हैं, तो उस कंडीशन में आपकी इसमें आपके ब्लड आ जाता है ना। जब ये फैलता है तो इसका ब्लड इसमें आ जाता है। इसी तरह यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जब ये यानी कि जो लेफ्ट वाला आर्टिकल है, जब ये फैलता है तो फेफड़े से ब्लड इसमें आ जाता है, ठीक। जब ये आपके वेंट्रिकल फैलता है तो आर्टिकल का जो ब्लड है वो क्या है, वेंट्रिकल में आ जाता है। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, आपके डायस्टोल कहलाती है, यानी कि अनुशीतलन कहलाती है। क्लियर होगा सभी को। एक प्रकुंचन यानी कि सिकुड़ना चैम्बर्स का, सिस्टोल, और चैम्बर्स का फैलना, अपनी पूर्व अवस्था में वापस आना, अनुशीतलन यानी कि डायस्टोल कहलाता है। आई होप दोनों स्टेप आपको समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे और एक स्टेप को पढ़ते हैं। दूसरी जो स्टेप मैं पढ़ा रहा हूं वो है आपकी बीपी। क्या पढ़ना आपको, बीपी, ब्लड प्रेशर।
बीपी, पढ़ना क्या है? ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी पढ़ना है। आम भाषा में हम लोग इसको जानते हैं कि बीपी क्या होता है, बट यहाँ पर हम समझा रहे हैं आपको। इस देखिए हमारी जो वेंट्रिकल्स होती है, वेंट्रिकल को ही हमको पढ़ना है, क्योंकि वेंट्रिकल ये क्या कर रही है, आपके ब्लड को पंप कर रही है। खासकर जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स होते हैं हमारे, वो ब्लड को किसमें पंप कर रहे हैं? आपके किसमें पंप करते हैं? आपके एओर्टा में, और एओर्टा ही आगे चल के आर्टरी बनाती है। ये चीजें आप तो लगभग समझ चुके होंगे। तो जो वेंट्रिकल द्वारा यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल द्वारा जो भी ब्लड पंप किया जा रहा है, किसमें? एओर्टा में और आर्टरी में जा रही है। इस ब्लड द्वारा आपकी जो ये नली होती है, इन नली पर एक तरह का दबाव उत्पन्न किया जाता है। ध्यान देना कि लेफ्ट वेंट्रिकल द्वारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा में पंप किया जा रहा है और आर्टरी में जा रही है, उन रुधिर के नलिकाओं की दीवार पर ये खून एक दाब उत्पन्न करता है। उस दाब को ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी कहते हैं। क्या कहते हैं? बीपी कहते हैं, ठीक है ना। जब ये छूटता है तभी ये दाब उत्पन्न होता है, जिसे हम लोग बीपी कहते हैं। बट जब क्या ये आपस में फैलते हैं, मतलब ये जब वेंट्रिकल फैलते हैं तो दाब क्या होता है? फिर कम हो जाता है। तो बीपी में दो चीजें हम लोग पढ़ते हैं कि एक सिस्टोलिक प्रेशर, क्या पढ़ना है? एक सिस्टोलिक प्रेशर, एंड जो सेकंड पढ़ना है हम लोगों को डायस्टोलिक प्रेशर। दो प्रेशर हम लोगों को पढ़ना है, एक सिस्टोलिक प्रेशर एंड सेकंड जो है वो डायस्टोलिक प्रेशर पढ़ना है। लेकिन सिस्टोलिक प्रेशर में क्या होता है कि सिस्टोलिक मतलब क्या होता है? परपुंचन होता है। आपने इस चीज को देखा ही। तो जब हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल सिकुड़ते हैं तो इसका ब्लड जो है सिकुड़ते हैं तो सिस्टोल कहते हैं, और इसके सिकुड़ने की वजह से, सिस्टोल होने की वजह से जो ब्लड ट्यूब पर यानी कि ब्लड वेसल्स पर जो दाब उत्पन्न किया जा रहा है, ये तो देख रहे हैं, ये यही बता रहे हैं कि खून जो भी इसमें आ रहा है वो खून इसकी वाल पर एक प्रेशर, एक धक्का उत्पन्न करते हैं, ठीक है, एक दबाव उत्पन्न करते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर में क्या होता है कि जब भी ये वेंट्रिकल्स पूर्व अवस्था में आते हैं, मतलब फैल जाते हैं, फैलने लगते हैं, ठीक, तो उस समय क्या है कि ये रुधिर की जो दाब होती है, क्योंकि जब ये फैलेंगे तो इस नली में तो खून पंप नहीं होगा, इस कारण इस नली में जो खून का जो दबाव है इस नलिकाओं पर वो कम हो जाएगा। इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है ना। देखिए जो एक नॉर्मल व्यक्ति होता है, एक स्वस्थ व्यक्ति जो है, उनमें जो आपके ब्लड प्रेशर होता है 120, कितना? 120/80 mmHg, mmHg। ये क्या है? आपकी एक स्वस्थ व्यक्ति में आपके ये सामान्य ब्लड प्रेशर है, एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। एक नॉर्मल क्या है? ब्लड प्रेशर है 120/80 mmHg। देखिए mm का मतलब आप जान ही रहे हैं, मिलीमीटर हो गया, ठीक है ना। और Hg का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? पारा होता है, ठीक है ना। ये जो 120 का आ रहा है ये सिस्टोलिक प्रेशर है, यानी कि जब ये वेंट्रिकल सिकुड़ती हैं तो वेंट्रिकल के सिकुड़ने की वजह से जो प्रेशर उत्पन्न किया जा रहा है, वेंट्रिकल के सिकुड़ने की वजह से जो ब्लड वेसल्स हैं, खासकर जो एओर्टा एंड आर्टरी है, उस पर जो दबाव उत्पन्न किया जा रहा है उसी को हम लोग सिस्टोलिक प्रेशर। तो उस कंडीशन में जो आपकी ब्लड प्रेशर होगी ब्लड ट्यूब पर, वो कितनी होगी? 120 mmHg। बट वेंट्रिकल जो है रिटर्न अपनी पूर्व अवस्था में आती है तो उस समय दबाव तो क्या होगा? कम होगा, घट जाएगा। तो उस कंडीशन में प्रेशर जो है कम होने की वजह से कितना आ जाएगा? 80 mmHg। तो यही क्या है? एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। आप जानते हैं कि इस ब्लड प्रेशर को चेक करने के लिए, मापने के लिए एक यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम लोग इस फिग्मो मैनोमीटर क्या कहते हैं? एक यंत्र का प्रयोग किया जाता है जिसे हम लोग इस फिग्मो मैनोमीटर, ठीक, इस फिग्मो मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आप जानते हैं कि जो ये हम लोगों की बाएं होती है, इसमें एक बेल्ट लगाई जाती है, फिर उसी से क्या है, डॉक्टर पेच इत्यादि होता है, उसको आप प्रेस करते हैं, ठीक। उनके सामने एक बड़ा सा इस तरह का यंत्र होता है जिसमें आपके पारा ऊपर चढ़ता है। वो क्या है आपकी इस फिग्मो मैनोमीटर, इसी से क्या किया जाता है कि ब्लड प्रेशर को चेक किया जाता है।
आप जानते हैं हमारी हृदय जो होती है ये लगातार क्या होती है, मैंने कहा था हृदय जो होती है एक स्पंदनशील मशीन है, यानी कि एक रिदमिक यानी कि एक लयबद्ध तरीके से क्या है, इसे घुटती है और फैलती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हृदय का स्पंदन कहते हैं। क्या कहते हैं? हृदय का स्पंदन कहते हैं, हार्ट बीट कहते हैं। तो हार्ट बीट जो है यानी कि स्वस्थ व्यक्ति में जो हार्ट बीट होती है वो कितनी होती है? 72 से 75 बार। कितनी होती है? 72 से 75 बार क्या होती है, लगभग ये होती है। लेकिन हम लोग औसतन जो मानते हैं वो 72 बार, ठीक है ना। तो ये चीजें आपने देखा है। तो हार्ट बीट को जो चेक किया जाता है तो वो भी आप देखते हैं, गले में एक डॉक्टर है आपके यंत्र रखता है जिसमें आप जो क्या करता है कि कान में लगाता है और फिर किसी व्यक्ति के हृदय इत्यादि को देखता है, वो भी है कि जिसे हृदय की क्या ध्वनि इत्यादि चेक की जाती है, स्टेथोस्कोप कहते हैं। तो ये क्या है, डबल सर्कुलेशन और उससे जुड़ी हुई कुछ नॉलेज हमने बताया है आपको, जो एनसीईआरटी में लगभग लिखी गई है। आई होप ये वीडियो काफी आपको अच्छी लगी होगी, नॉलेज से भरपूर वीडियो थी। उम्मीद है आप सब इस वीडियो को देख भी रहे होंगे और उसके नोट्स को प्रिपेयर कर रहे होंगे। देखिए कंटिन्यू क्लास आपकी नहीं चल रही है, फिर भी मैं वीडियो में मैक्सिमम आपको नॉलेज दे रहा हूँ। किसी भी तरह की कोई समस्या आने पर आप क्या करेंगे, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप कमेंट करके बताएंगे और उसका समाधान निकाला जाएगा, यानी कि उसके आंसर हम देने का प्रयास करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।